क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता हासिल की तो क्या सिर्फ राजनैतिक बदलाव आया था या सोचने समझने और समाज को देखने के तरीकों में भी बदलाव आया था? क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि आज जो साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं उसकी नींव वास्तव में भारत में कैसे और क्यों रखी गई? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं नेट साइकोलॉजी ऑडियो लर्निंग सीरीज और आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्त भारत में मनोविज्ञान की विकास यात्रा की। यानी 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक, जब साइकोलॉजी ने केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग का माध्यम बनना शुरू किया था। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेशन बिल्डिंग इन साइकोलॉजी न्यू रोल। भारत को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक समस्याओं से जूझना था। शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, औद्योगिक विकास आदि। ऐसे में साइकोलॉजी एक अप्लाइड डिसिप्लिन बनकर उभरी जो न सिर्फ व्यवहार को समझने का प्रयास करती थी बल्कि उसे बदलने और सुधारने की दिशा में काम करने लगी। शैक्षणिक सुधार, मानव संसाधन विकास, प्रशासन में मानवीय व्यवहार को समझना, इस सभी क्षेत्रों में साइकोलॉजी का योगदान शुरू। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन की। स्वतंत्रता के तुरंत बाद कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना, जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में बना और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई। उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस 1954 में बेंगलुरु में स्थापित हुआ और मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में साइकोलॉजी की क्लिनिकल रिलेवेंस को मजबूत किया। 1950 से 1960 के दशक में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में स्थापित हुई, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी एंड पुणे यूनिवर्सिटी। इस समय साइकोलॉजी ने खुद को एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में मजबूत करना शुरू किया था। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस वर्सेस इंडियन रिलेवेंस की। हालांकि डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस बन रहे थे, लेकिन जो पढ़ाया और शोध किया जा रहा था वह पूरी तरह वेस्टर्न मॉडल पर आधारित था। फ्रायड, वॉटसन, स्किनर, पियाजेस एंड रोजर्स, इनकी थ्योरी डोमिनेट कर रही थी। भारतीय संदर्भ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, समाज और संस्कृति को ज्यादा जगह नहीं मिल रही थी। परिणाम यह निकला कि एक ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन शुरू हो गई। साइकोलॉजी भारत में तो है लेकिन भारतीय नहीं है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनिशियल आइडेंटिटी कंसर्न की। 1950 से 1960 में ही यह सवाल उठने लगा, क्या हम केवल पश्चिमी सिद्धांतों का अनुकरण कर रहे हैं या हम भारतीय संदर्भ में भी साइकोलॉजी को मीनिंगफुल बना सकते हैं? इसी दौर में ही इंडिजनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी की नींव पड़ी। हालांकि उसका जोर 1980 में जाकर आया, जिसको हम इसी एपिसोड में आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पोस्ट इंडिपेंडेंस ने साइकोलॉजी को नेशन बिल्डिंग से जोड़ा। यूजीसी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस जैसे संस्थानों ने साइकोलॉजी को इंस्टीट्यूशनल शेप दी। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस डोमिनेंट था, इंडियन मॉडल एब्सेंट थे। आइडेंटिटी और रिलेवेंस का प्रश्न धीरे धीरे उठने लगा। तो दोस्तों, पोस्ट इंडिपेंडेंस ने 1960 तक साइकोलॉजी को एक नई जिम्मेदारियां दी। राष्ट्र निर्माण में योगदान, शिक्षा को दिशा देना और मानसिक स्वास्थ्य को समाज में स्थान देना। पर साथ ही इसने एक नई उलझन भी दी। एक सवाल जो हर सोचने वाले के मन के सामने खड़ा था, क्या हम सिर्फ पश्चिम के बनाए गए सिद्धांतों को दोहराते रहेंगे या भारत अपनी स्वतंत्र मनोवैज्ञानिक सोच भी विकसित करेगा? क्या हमारी प्रयोगशालाओं की दीवारें देश के गांव, कस्बों और सामाजिक समस्याओं तक पहुंच पाएंगी? इन्हीं सवालों से साइकोलॉजी की असली परीक्षा शुरू होती है, जहां रिसर्च को केवल थ्योरी नहीं बल्कि समाज से जुड़े सवालों को जवाब भी देना था। तो दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे साइकोलॉजी ने 1970 के दशक में लैब से निकलकर फील्ड की ओर रुख किया और शुरू की सामाजिक सरोकारों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या। 1970 का दशक भारतीय मनोविज्ञान के लिए एक मोड़ था। अब सवाल था, क्या साइकोलॉजी सिर्फ लैब और थ्योरी तक सीमित रहेगी
या वह समाज की समस्याओं को हल करने का माध्यम बनेगी। तो 1960 तक भारत में साइकोलॉजी मुख्यतः वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट और टेस्ट बेस्ड मॉडल पर टिकी थी, जहां पर लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन जैसे विषयों पर कंट्रोल्ड लैब स्टडी होती थी। लेकिन 1970 के दशक में यह आलोचना बढ़ने लगी कि क्या ये सारे प्रयोग भारत की वास्तविक सामाजिक समस्याओं से कोई संबंध रखते हैं? क्या साइकोलॉजी केवल एक वेस्टर्न लग्जरी है? इसी से एक बड़ी दिशा मिली, साइकोलॉजी को समाज के करीब लाने की कोशिश हुई और 1970 में मनोवैज्ञानिकों ने भारत की ग्रामीण संरचना, अशिक्षा, गरीबी, जाति और लैंगिक भेदभाव जैसे विषयों पर काम करना शुरू किया, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट इन पॉवर्टी, वुमेन एम्पावरमेंट इन साइकोलॉजी, एजुकेशन सिस्टम एंड मोटिवेशन इन रूरल एरियाज, दलित साइकोलॉजी, कास्ट ट्रॉमा। इसने साइकोलॉजी को ग्राउंड रियलिटी से जोड़ दिया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन इन प्लानिंग एंड पॉलिसी। सरकारी योजनाओं में बिहेवियरल साइंस को इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई, जिसमें अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स, पॉपुलेशन कंट्रोल कैंपेन्स, हेल्थ कम्युनिकेशन, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ मॉडल के ऊपर काम किया गया। तो दोस्तों, साइकोलॉजी अब समाज शास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी से मिलकर काम कर रही थी। मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग का दौर शुरू हुआ। वेस्टर्न साइकोलॉजी थ्योरी की रिलेवेंस पर सवाल उठने लगे, जैसे मास्लो की हायरार्की रूरल इंडिया में फिट नहीं बैठती, इंटेलिजेंस टेस्ट भारतीय बच्चों के लिए बायस्ड पाए गए और फ्रेडियन कॉन्सेप्ट भारतीय पारिवारिक ढांचे से मेल नहीं खाते। इस समय भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने यह कहना शुरू किया कि हमें अपनी स्थितियों के अनुसार थ्योरी चाहिए, ब्रॉड कंसेप्ट नहीं। यह पूरा दौर एक तरह का वेकअप कॉल था इंडियन साइकोलॉजी के लिए। तो दोस्तों, 1970 में भारतीय मनोविज्ञान ने समाज की ओर देखा, लैब से बाहर निकला, गांव और बस्तियों तक पहुंचा। अब साइकोलॉजी का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं था, बल्कि बदलाव लाना था। और इसी बदलाव की भावना 1980 में आगे बढ़ी, जहां शुरू हुई इंडिजनाइजेशन का आंदोलन, जिस पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो लर्निंग सीरीज में बस इतना ही रखते हैं। सुनते रहिए लर्निंग सीरीज फॉर यूजीसी नेट साइकोलॉजी और महसूस कीजिए साइकोलॉजी को बाहर से नहीं, अंदर से।